ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। औद्योगिकरण का युग अंतिम और ये अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 4 है ये, इसका अंतिम पार्ट है औद्योगिकरण के युग का। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 3 टॉपिक है जिसके विषय में हमें अध्ययन करना है। वो पहला टॉपिक क्या है, औद्योगिक विकास की क्या विशेषता रही, और दूसरा टॉपिक है लघु उद्योगों का बोलबाला, और फिर माल के लिए बाजार। क्योंकि भाई माल है तो बाजार में ही जाएगा, तभी उसकी सेलिंग होगी और तभी हमारी इनकम होगी। तो आइए शुरू करते हैं। औद्योगिक विकास की क्या विशेषता रही होगी, पहली चीज़ तो यही है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो यूरोप यानी इंग्लैंड से शुरू हुआ, और इसका मेन कारण था रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण का काल। उस पुनर्जागरण के काल से क्या हुआ कि नए नए खोज होने लगे, नई नई मशीनें आ गईं, जिससे उद्योग धंधे तेज़ी के साथ बढ़ने लगे। तो यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों ने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती दरों पर जमीन प्राप्त करके चाय और कॉफ़ी के बागान स्थापित कर दिए। कहाँ? इंडिया में। आप देखो कि चाय, कॉफ़ी और नील ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद थे जो अंग्रेज भारत में ही करते थे। यानी रॉ मटेरियल यहाँ बनाते थे, उत्पादित करते थे, और इस रॉ मटेरियल को ये इंग्लैंड ले जाकर के फिनिश गुड में कन्वर्ट करते थे। तो मेन कौन कौन से प्रोडक्ट थे? तो चाय है, कॉफ़ी है, नील है और कॉटन यानी सूत। इन चीज़ों का ये भारत में उत्पादन करते थे। और इस उत्पादन के लिए उन्होंने क्या किया, जो तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार थी यानी द कंपनी ऑफ द गवर्नर मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ओरिजिनल नाम था। तो उससे ये ज़मीन लेकर के वहाँ पर खेती करते थे। आप देखो कि चंपारण का जब आंदोलन हुआ तो उस चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नील की समस्या, नील उत्पादन की समस्या। दूसरा आप देखिए कि आनंद मठ नील विद्रोह पर एक पूरी कहानी, एक पूरा उपन्यास ही आनंद मठ या फिर सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ लिख दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी पुस्तक है जिसमें इसका वर्णन किया गया है नील विद्रोह का? वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन सी पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों ने क्या किया कि जो भी हमारी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार, उससे ज़मीन प्राप्त करके यहाँ पर वो चाय, कॉफ़ी और नील के साथ कपास, इन सब का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। किसने? अरे यूरोपियों ने भाई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। 20वीं सदी के पहले दशक तक स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। 1905 में आप देखो, जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो स्वदेशी आंदोलन भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, और स्वदेशी अपनाओ का एक बहुत बड़ा एक हुजूम उमड़ पड़ा लोगों का कि हमें स्वदेशी ही अपनाना है और विदेशों का बहिष्कार करना है। जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। और इसी को ले करके देखिए बहुत सारे उद्योग धंधों की भारत में स्थापना हुई। एक घटना और क्या घटी, 1906 से चीन को भारतीय धागों के निर्यात में गिरावट आई। यानी जो 1906 के पहले भारतीय धागे चाइना को निर्यात किए जाते थे उसमें कमी आ गई। रीजन चाइना और जापान में अच्छे किस्म के धागे खुद बनने लगे और उत्पादन वहाँ बढ़ने लगा, नई नई फैक्ट्रियाँ स्टेबल हो गई। तो इससे भारतीय धागों की चाइना में डिमांड घट गई, जिसका मुख्य कारण चीनी बाजार में जापानी मिलों और चीनी मिलों का जो धागों का उत्पादन था उनकी बढ़वार थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश मिलें सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध उत्पादन में व्यस्त थीं, जिससे भारत में मैनचेस्टर के आयात में गिरावट आई। जब
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी प्रथम विश्व युद्ध के लिए सामान बनाना शुरू कर दिया तो भारतीय कंपनियों ने क्या किया, इनका अन्य क्षेत्रों में प्रोडक्शन तेज़ी के साथ बढ़ा, चाहे वो नील के क्षेत्र में हो, चाहे वो कपास के क्षेत्र में हो, चाहे वो कॉफ़ी के क्षेत्र में हो। भारत ने इसमें उत्पादन तेज़ी के साथ किया और इस समय भारत का निर्यात तेज़ी के साथ बढ़ा। किस समय? जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कारण क्योंकि इंग्लैंड सेना के लिए अन्य सामान का उत्पादन करने में लगा हुआ था। युद्ध के बाद मैनचेस्टर कभी भी भारतीय बाजार में अपना पुराना स्थान प्राप्त नहीं कर सका। कारण उसका क्या रहा? कारण उसका रहा कि तब तक भारत में उत्पादन तेज़ी के साथ बढ़ा और लोग भारतीय उत्पादों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। क्यों? क्योंकि तब तक स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी। यानी कि अब हम हर वस्तु को राष्ट्र से संबंधित होकर सोचते थे। जैसे देखिए बाबा रामदेव क्या कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वह पैसा भारत में ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप किसी विदेशी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सिको हो, है ना, वीवो है, सैमसंग है, नोकिया है, ऐसे सारे प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है, कुछ हिस्सा उस कंपनी का विदेश भी जाता है पैसा। तो इस तरीके से देश के औद्योगिक विकास में स्वदेशी कंपनियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसमें क्या हुआ, जो छोटे उद्योग थे वो अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। क्यों भैया? क्योंकि सॉरी, थोड़ा आज जुकाम टाइप का है तो मैनेज कर लेंगे, अन्यथा मत लें आप लोग इसको। तो लघु उद्योगों का भी बोलबाला बढ़ा। क्यों बढ़ गया? बड़े बड़े उद्योग अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी फैक्ट्रियां स्टेबल नहीं थीं और कुटीर उद्योग ज़्यादा मात्रा में डेवलप थे। तो जो कुटीर उद्योग ज़्यादा मात्रा में डेवलप थे भारत में, वही कुटीर उद्योग क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा रहेगी भाई। और ये उद्योग अधिकतर कहाँ थे? बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे। कौन? ये बड़े अर्थव्यवस्था वाले उद्योग। 20वीं सदी में हस्तशिल्प उत्पादन और हथकरघा का वास्तव में विस्तार हुआ, तेजी के साथ विस्तार हुआ। कारण 20वीं सदी के दूसरे दशक तक बुनकर फ्लाई शटल वाले करघों का उपयोग करने लगे थे। यानी जो स्पिनिंग जेनी आई और फ्लाई शटल जो स्वचालित या मशीन चालित जो करघे आ गए थे, उनका उपयोग ये लोग बुनकर लोग करने लगे थे। जिससे क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। और जब उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो अर्थव्यवस्था भी क्या होगा, मजबूत होगी, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा तो जो बुनकर हैं उनकी स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो बेटर होगी। तो और भारत के जो लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे एक अच्छी कंडीशन में आ गए। अब जब सामान बढ़ने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, तो क्या हुआ, उसके लिए हमको मार्केट चाहिए। यानी बाजार अर्थव्यवस्था किस पे काम करता है, लेन और देन पे काम करता है। अगर प्रोडक्शन बहुत हो जाए और जो उसके जो कंज्यूमर ना हो, उपभोक्ता ना हो, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बेकार जाएगा, इससे नुकसान होगा अर्थव्यवस्था में। तो अब बात आई कि माल के लिए बाजार की व्यवस्था की जाए। तो जब माल को हम बाजार में लाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, है ना। आप देखो कितने सारे एडवर्टीजमेंट टीवी पर आते रहते हैं, नई नई तरीके के जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो उसके एडवर्टीजमेंट आप टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में, आप नेट पे देखते हैं, हर तरीके से। आप यूट्यूब खोलो, तुरंत पहले प्रचार आ जाएगा, पहले एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई, उत्पादों को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों को माध्यम बनाया गया। क्या बनाया गया? विज्ञापन के जरिए लोगों तक इस वस्तु के विषय में बताया गया कि फला वस्तु है और इसमें ये क्वालिटी है। जैसे आप देखो माउंटेन ड्यू का प्रचार आता है, डर के आगे जीत है, पी ले वो तो बिल्कुल किले फतेह कर लोगे, है ना। तो क्या है वो, केवल चीज़ों को प्रमोट करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। पहले 90 के दशक में स्कूटर का प्रचार आता था,
बजाज स्कूटर, तो कहता था, एक बुढ़ा आदमी लेकर के चलता था, उस पर लिखता था हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। ये पुराना है, आपके पापा अगर टीवी देखे होंगे उस समय तो ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज़बरदस्त आता था। और देश की एकता के लिए भी विज्ञापन बहुत ज़रूरी होता था उस समय, है ना। मतलब कि एक गीत आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस तरीका का ऐड आता था। इसका मतलब क्या है, ऐसे सारे ऐड देश को एकता की डोर में पिरोते थे। आइए, विज्ञापन कहाँ कहाँ आता था, तो अखबार में, पत्रिकाओं में, होर्डिंग्स। आप देखो, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बाद नवरात्रि दुर्गा पूजा आ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े लीडर्स, और 2024 का इलेक्शन भी होने वाला है, जिसका मतलब एक पंथ कई काज, बड़े बड़े लीडर्स, नवरात्र की, रक्षाबंधन की, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, सबसे बड़ा समाज सेवी फलाना ढिमाका, जो भी हो। तो ये सब क्या है, मीडियम ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रचार के तरीके हैं। तो सड़क की दीवारों पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। ये सारे प्रचार कहाँ दिखते हैं, अब तो भैया इलेक्शन का पीरियड आया था तो फ़ोन पे भी, हेलो आप फलाने को वोट देंगे कि नहीं देंगे, इस तरीके से। विज्ञापन स्वदेशी को राष्ट्रवादी संदेश का माध्यम भी बन गए। विज्ञापन क्या बन गए, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाओ, इस तरीके से विज्ञापन आते थे। स्वदेशी अपनाइए, भारत को मजबूत बनाइए। ये कब का विज्ञापन था, ये तो स्वदेशी आंदोलन के समय जैसे विज्ञापन चलते थे। यानी विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का भी माध्यम बने। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या जुगाड़ अपनाया। भाई अंग्रेज चूँकि विदेशी थे, तो भारत के साथ जो भी अपना प्रोडक्ट वो बेचते थे, वो क्या करते थे, भारत से संबंधित चीज़ों को अपने प्रोडक्ट पर लॉन्च करते थे, उसका लेबल लगाते थे, है ना। देखिए कैसे मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने सूती कपड़ों के बंडलों पर मेड इन मैनचेस्टर, क्योंकि उस समय मैनचेस्टर एक ब्रांड था। जैसे आप देखो, लोग भौकाल में क्या करते हैं, अरे यार ये कूटांस का शर्ट है, अरे यार ये तो उसका है, क्या कह सकते हैं, रेमंड्स का है ना, सियाराम का है, लाइक दिस टाइप। तो ये सब क्या है, ये पीटर इंग्लैंड है, तो ये सब क्या है, एक ब्रांड ही तो है जिस पर हम आंख बंद करके बिलीव करते हैं। तो ऐसे अंग्रेजों ने मेड इन मैनचेस्टर, अपने टाइम में सूती कपड़ों का एक ब्रांड हुआ करता था, सूती कपड़ों का एक ब्रांड हुआ करता था। तो जो लोग इसको देख लेते थे मेड इन मैनचेस्टर, तो समझते थे कि इसकी जो फिनिशिंग होगी, इसके जो कपड़े होंगे बहुत ही वीआईपी टाइप के बने होंगे, वीआईपी लोगों के लिए ही बने होंगे। तो उसको लेबल लगाते, जिससे का उद्देश्य खरीदारों को आश्वस्त करना था कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, है ना। रिलैक्स हो जाओ का मतलब कैनरी लंदन देख लीजिए, अब मार्केट में निकलिए लाइन से, है ना, जॉन पार्कर देख लीजिए, कुटान देख लीजिए, और रेड चीफ देख लीजिए, ये सब क्या है, बाटा देख लीजिए, ये सब क्या है, ब्रांड है भाई। रेड टेप देख लीजिए, है ना, ये सब क्या है, एडिडास देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब ब्रांड है, जिसको एक बार पहनने के बाद आदमी थोड़ा सा अपने को फील गुड महसूस करता है नहीं। तो वो सब क्या है, इसका मेन मोटो यही है भैया कि अपने सामान को मार्केट में प्लेस करना, अपने सामान को मार्केट में बेचना। इतना ही नहीं, अंग्रेज क्या करते थे, और देखिए सामानों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी होते थे। क्यों, क्योंकि उनको लगे, अंग्रेज ये बताना चाहते थे कि हम विदेशी तो हैं लेकिन आपकी धरती से जुड़े हुए हैं, आपकी धरती से जुड़े हुए, यानी भारतीयों से जुड़े हुए हैं, ऐसा वो दिखाने का प्रयास करते थे। किसके माध्यम से, ये जो भारतीय देवी देवताओं के चित्र होते थे अपने वस्तुओं पर, उनका लेबल लगाकर ये दिखाने का प्रयास करते थे कि वे विदेशी होते हुए भी भारतीय भूमि से जुड़े हुए हैं। यानी वो अपने को भारतीय दिखाने का 100% प्रयास करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय थे, इसका मतलब ये कि वो अपने सामान को बेचने का एट एनी रेट कोई भी फंडा अपना सकते हैं। आज ही देखिए
घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार अमिताभ बच्चन करते हैं। हमको तो नहीं लगता होगा कि वो घड़ी में कपड़ा छांटते होंगे अपना, मैंने धुलते होंगे। क्यों नहीं धुलते होंगे भाई? वो लाल दंत मंजन का प्रचार आप देखते हैं, लाल दाल दंत मंजन से नाचते गाते वो प्रचार करता है। हमको नहीं लगता कि वो डाबर का लाल दंत मंजन करते होंगे, नहीं करते होंगे। आप देखो वो कोका कोला का जो केनले वाटर आता है उस पर धोनी का फिगर बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि धोनी उसको पीते होंगे क्या? अरे नहीं यार, धोनी वो पानी पिएंगे, सड़ेला पानी, वो तो आम आदमी पिएगा भाई। तो ये क्या है कि अपने सामान के लिए, अपने माल के लिए बाजार को तलाशना, और उसका मेन उद्देश्य यही है कि उसका प्रोडक्ट कैसे भी करके बिके। प्रचार प्रसार का मेन उद्देश्य यही होता है। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक, और मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सर्टिफाइज किया जाए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद।